हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देवंजना क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम दिसंबर 2022 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट 2 वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कवर कर चुके हैं। ओके, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन है ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आ चुके हैं वो मैं यहाँ पे सॉल्व करके उनके आंसर्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, जिसमें कि पूछा गया व्हाट इज इंस्ट्रक्शन साइकिल, हाउ आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटेड। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है और जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो कैसे इंटरप्रेट की जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जब सीपीयू कोई भी इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करता है तो उस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी स्टेप्स वो लेता है, उन वो स्टेप्स की साइकिल जो होती है उसे हम इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। ओके, इंस्ट्रक्शन साइकिल में मेनली 3 स्टेजेस होती है, फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। मीन्स इंस्ट्रक्शन को फैच करना, फिर उसे डिकोड करना, फिर उसे एग्जीक्यूट करना। ओके, मैं यहाँ पे रीड कर देती हूँ आपके लिए। द इंस्ट्रक्शन साइकिल ऑल्सो नोन एज द फैच डिकोड साइकिल, फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल इज द बेसिक ऑपरेशन साइकिल दैट अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU follows to execute an instruction. It consists of a several steps, each of which performs a specific function in the execution of the instruction. The major steps in the instruction cycle are fetch, decode and execute. Fetch stage के बारे में हम जानेंगे। Fetch, the CPU retrieves the instruction from a memory. जो है CPU जो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन लेता है मेमोरी से। The instruction is typically stored at the address specified by the program counter. अब ये जो इंस्ट्रक्शन मेमोरी से ली गई है इसे प्रोग्राम काउंटर, जहाँ पे प्रोग्राम काउंटर बताएगा वहाँ पे स्टोर कर दी जाएगी। ओके, और फिर जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है उसे हम 1 पॉइंट से इंक्रीमेंट कर देंगे टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन द मेमोरी। ओके, सेकंड स्टेज जो हमारा होता है डिकोड स्टेज होता है। इसमें क्या करता है, जो सीपीयू इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करता है और ये डिटरमाइन करता है कि कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। ओके, इसमें ये भी इन्वॉल्व होता है कि हमें कौन सा ऑपकोड यूज़ करना है, कौन से ऑपरेंड पे हमें जो है एग्जीक्यूट करना है इंस्ट्रक्शन को। ओके, डिकोड, द CPU interprets the instruction and determine what operations need to be performed. This involves identifying the opcode and any operand that are needed to execute the instruction. थर्ड स्टेज हमारे पास आता है एग्जीक्यूट स्टेज। इन एग्जीक्यूट स्टेज द सीपीयू परफॉर्म्स द ऑपरेशन स्पेसिफाइड बाय द इंस्ट्रक्शन। दिस में इन्वॉल्व्स रीडिंग और राइटिंग डाटा फ्रॉम और टू मेमोरी, परफॉर्मिंग अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन डाटा और मैनिपुलेटिंग द कंट्रोल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। मीन्स अभी ये जो दोनों स्टेजेस में फैच की थी इंस्ट्रक्शन, फिर उसको डिकोड किया था, अब उस पर एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी सीपीयू की। इसमें ये भी हो सकता है कि हमें कोई डाटा रीड करना है, कोई राइट करना है डाटा मेमोरी से, और इसमें जो है अरिथमेटिक ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन करके जो भी डिजायर्ड आउटपुट है उसे एग्जीक्यूट करके डिजायर्ड आउटपुट जो है हमारी आएगी। ओके, इन सब के अलावा, इन तीनों स्टेजेस के अलावा कुछ ऐसे अदर स्टेजेस होते हैं जो सीपीयू के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं, लेकिन वो डिपेंड करते हैं कि हम कौन सा सीपीयू यूज़ कर रहे हैं, कौन सा आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हैं सीपीयू का। ओके, इन तीनों स्टेजेस के अलावा जो हमारे पास 2 एडिशनल स्टेप्स है वो है फैच द ऑपरेंड एंड स्टोर द रिजल्ट। फैच ऑपरेंड का जो है साइकिल स्टेप जो है वो एग्जीक्यूशन साइकिल से पहले परफॉर्म किया जाता है। ओके, मतलब ऑपरेंड फैच किए जाते हैं जो कि इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाएंगे। ओके, फैच ऑपरेंड्स, इन सम सीपीयूज द ऑपरेंड्स नीडेड फॉर एन इंस्ट्रक्शन आर फैच ड्यूरिंग अ सेपरेट साइकिल बिफोर द एग्जीक्यूट साइकिल। ओके, स्टोर रिजल्ट, अब जो एग्जीक्यूशन स्टेप हुआ था हमारा, एग्जीक्यूशन स्टेज था, उसके बाद जो रिजल्ट आया हमें वो जो है स्टोर करना है, तो ये स्टोर रिजल्ट वाले जो स्टेप है इसमें किया जाएगा। इन सम सीपीयूज द रिजल्ट्स ऑफ एन इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड ड्यूरिंग अ सेपरेट साइकिल। ओके, यहाँ पे सिंपली एक डायग्राम बनाया गया इंस्ट्रक्शन साइकिल का। फैच द इंस्ट्रक्शन, डिकोड द इंस्ट्रक्शन, रीड एड्रेस फ्रॉम मेमोरी, देन एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। ये जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो हर एक क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शन साइकिल को पूछा गया, तो आप इंस्ट्रक्शन साइकिल और उसके स्टेजेस को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ईजी भी है और मार्क्स भी इसमें मिल जाते हैं। ओके, चलिए बी पार्ट को कवर करते हैं। बी पार्ट में पूछा गया एक्सप्लेन द रोल ऑफ फ्लैग रजिस्टर्स इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में फ्लैग रजिस्टर क्या होते हैं उन्हें एक एग्जांपल की तौर पे बताइए। जो फ्लैग रजिस्टर होते हैं मेनली स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर्स होते हैं जो कि ये स्टोर करते हैं कि किसी भी इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के बाद जो है सीपीयू किस स्टेट में अभी है, प्रेजेंटली किस स्टेट में है। ओके, फ्लैग रजिस्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं क्योंकि इससे आपको जो सीपीयू की करंट स्टेटस के बारे में पता चलता है। ओके, इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग फ्लैग रजिस्टर्स play a crucial role. They are special purpose register that contains information about the state of the processor after executing an instruction. The flag register is divided into various bit field with each bit representing a specific flag. Okay, यहाँ पे मैं कुछ फ्लैग रजिस्टर के इंपॉर्टेंट फ्लैग रजिस्टर्स के एग्जांपल दिए गए हैं। फर्स्ट है कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग। ओके, इनको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला आता है कैरी फ्लैग, CF। कैरी फ्लैग क्या होता है?
देखिए जब आप बाइनरी नंबर से एडिशन करते हैं 0 और 1 का एडिशन करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा, लेकिन आप 1 और 1 का एडिशन करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा और एक 1 कैरी आएगी। वो जो कैरी है वो कैरी फ्लैग में स्टोर होगी। ओके, कैरी फ्लैग सेट इफ देयर इज अ कैरी आउट फ्रॉम द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ड्यूरिंग एडिशन और अ बोरो इनटू द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ड्यूरिंग सब्ट्रैक्शन। ओके, जब हम किसी भी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में कैरी आती है या फिर बोरो किया जाता है उस टाइम पे कैरी फ्लैग यूज़ किया जाता है। ओके, जीरो फ्लैग इज सेट इफ द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन इज 0। अगर किसी ऑपरेशन का रिजल्ट 0 है तो जीरो फ्लैग हम सेट करेंगे। ओके, साइन फ्लैग इज सेट इफ द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन इज नेगेटिव। अगर किसी ऑपरेशन का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव है तो हम उसे साइन फ्लैग असाइन करेंगे। ओके, ओवरफ्लो फ्लैग सेट इफ द रिजल्ट ऑफ अ साइंड ऑपरेशन इज टू लार्ज टू फिट इन द नंबर ऑफ बिट्स अवेलेबल टू रिप्रेजेंट इट। देखिए बाइनरी जो नंबर्स होते हैं, मान लीजिए 8 बिट का बाइनरी नंबर है तो उसके एडिशन में तो हमारी रेंज जो आएगी 8 बिट के बाइनरी नंबर के लिए वो आएगी -128 टू +128। अगर हम तो 8 बिट बाइनरी नंबर्स का एडिशन करते हैं और उनके एडिशन के बाद जो आउटपुट निकल के आती है वो मोर देन 128 है तो इसका मतलब यहाँ पे ओवरफ्लो हुआ है तो वहाँ पे ओवरफ्लो फ्लैग लगेगा। ओके, overflow flag set if the result of a signed operation is too large to fit in the number of bits available to represent it। अब उसके बाद आता है पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग क्या होता है? आपने पैरिटी चेक के बारे में सुना होगा, इवन पैरिटी, ओड पैरिटी। पैरिटी फ्लैग कब असाइन होता है कि अगर किसी कोई ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कुछ भी, उसमें जो रिजल्टेंट हमारे पास आया उसमें नंबर ऑफ 1 मतलब एक जो है इवन टाइम्स आया है, एक जो है 2 या 3 या 4 2 या 4 या 6 बार आया है तो वहाँ पे पैरिटी फ्लैग असाइन होगा। पैरिटी flag set if the result of an operation has even a number of 1 bits। okay, auxiliary carry flag used in binary decoded decimal number system। okay, यहाँ पे हमने flags के बारे में देख लिया है। अब हम बात करेंगे सी पार्ट के बारे में। what is cache memory, why it is needed, explain the direct mapping cache organization with the help of a diagram। cache memory क्या होती है, इसका यूज़ क्यों किया जाता है और ये जो डायरेक्ट मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है कैशे की वो क्या होती है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कैशे मेमोरी होती क्या है। कैशे मेमोरी को मैं सिंपली एक मेमोरी ही बोल सकते हैं हम। देखिए जो सीपीयू होता है वो डाटा कहाँ से लेता है, मेमोरी से, मेन मेमोरी से, और मेन मेमोरी सीपीयू से कनेक्टेड होती है। लेकिन जो सीपीयू की कोई भी टास्क करने की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है और मेमोरी की जो स्पीड है डाटा को ट्रांसफ़र करने की वो बहुत कम है, इसलिए दोनों के बीच में लैग आता है। उस लैग को हटाने के लिए जो है बीच में एक बफर के तौर पर कैशे मेमोरी का यूज़ किया जाता है जो सीपीयू को मेमोरी से कनेक्ट करती है, मेन मेमोरी से कनेक्ट करती है और मेन मेमोरी को सीपीयू से कनेक्ट करती है। लेकिन कैशे मेमोरी क्यों यूज़ की जाती है दोनों के बीच में, वो इसलिए यूज़ की जाती है क्योंकि जो कैशे मेमोरी होती है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि जो ओवरऑल स्पीड है किसी भी ऑपरेशन की वो ज़्यादा हो जाती है और जो भी टास्क है वो इजीली परफॉर्म हो सकता है। ओके, सिंपली यही है इसमें, इसलिए कैशे मेमोरी का यूज़ किया जाता है टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशंस और सिस्टम। ओके, चलिए मैं रीड आउट कर देती हूँ इसको। कैशे मेमोरी इज अ सॉफ्टवेयर और अ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड डाटा सो दैट इट कैन बी readily accessed by the central processing unit CPU। It acts as a buffer between the CPU and main memory RAM, providing high-speed data access to a computer microprocessor। Its primary role is to reduce the average time taken to access data, thereby improving overall system performance। Okay, cache memory is needed because the speed of the CPU is generally faster than the main memory's speed। This results in a slowdown in the processing speed of the CPU as the main memory is not able to provide data and instruction as per the CPU's processing rate। Cache memory helps increase the performance of the computer by storing the portion of a program currently getting executed in the CPU and any temporary data needed for computation। It acts as a buffer between the CPU and main memory। okay, चलिए अब बात करते हैं डायरेक्ट मैपिंग की। डायरेक्ट मैपिंग जो होती है कैशे मेमोरी को ऑर्गेनाइज करने की एक टेक्निक होती है जिसमें कि जैसे जो कैशे मेमोरी है वो मेन मेमोरी से कनेक्टेड होती है। अब मेन मेमोरी में जो है वो ब्लॉक्स की फॉर्म में जो है वो होती है मेन मेमोरी। ओके, जो मेन मेमोरी का हर एक ब्लॉक है वो सिर्फ एक कैशे लाइन को ही एक्सेस कर सकता है। अगर कोई मतलब कोई लाइन है जो पहले से ही मेमोरी ब्लॉक के द्वारा ले ली गई है तो जब एक न्यू ब्लॉक बनाया जाएगा तो जो ओल्ड ब्लॉक कनेक्टेड था कैशे लाइन से वो डिस्कार्ड हो जाएगा और न्यू ब्लॉक उस कैशे लाइन से अटैच हो जाएगा। ओके, अब ये जो एड्रेस, अब देखिए मैं इसको पढ़ के बता देती हूँ आपको। डायरेक्ट मैपिंग इज द वन ऑफ द टेक्निक यूज्ड फॉर कैशे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। In direct mapping, each block of a main memory maps into only one possible cache line. If a line is previously taken up by a memory block, when a new block needs to be loaded, the old block is discarded।
एन एड्रेस स्पेस इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, द इंडेक्स फील्ड एंड द टैग फील्ड। अब ये जो डायरेक्ट मैपिंग में जो एड्रेस फील्ड होता है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टैग फील्ड और इंडेक्स फील्ड। ओके, और उसके बाद आता है ऑफसेट। तो ये जो टैग, इंडेक्स और ऑफसेट है, हर एक का अपना ही एक इंपॉर्टेंस है, अपना ही एक सिग्निफिकेंस है। ओके, ये जो टैग यूज़ किया गया है, टैग इज यूज डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ द मेन मेमोरी दैट कैन बी मैप्ड टू द सेम लाइन ऑफ अ कैशे। जो ये टैग का यूज़ किया गया है, ये इसलिए यूज़ किया गया है, टैग क्या करता है कि जो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं मेमोरी के, उनमें डिफरेंशिएट करते हैं कि कौन से ब्लॉक्स को मैं मेन मेमोरी कैशे लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब ये जो इंडेक्स पार्ट है एड्रेसिंग का, जो इंडेक्स पार्ट है वो ये स्पेसिफाई करता है कि विच कैशे लाइन में कहाँ पे जो ब्लॉक है मेमोरी का वो प्लेस किया जाएगा। जो ऑफसेट है उसके अंदर एक्चुअल डाटा है जो कि मेमोरी ब्लॉक में प्रेजेंट होता है। ओके, द ऑफसेट डिटरमाइंस द स्पेसिफिक डाटा विद इन द ब्लॉक। ओके, चलिए अब डी पार्ट कवर कर लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन .com एंड .exe प्रोग्राम्स। .com और .exe प्रोग्राम्स में क्या डिफरेंस होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि .com और .exe दोनों ही एक फाइल फॉर्मेट है। ओके, अब ये जो फाइल फॉर्मेट है, ये .com क्या होता है, जो डोस ऑपरेटिंग सिस्टम में से ओरिजिनेट होता है, और जो .exe है ये सेल्फ एग्जीक्यूटेबल फाइल है। .com में जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन है वो मतलब .com जो है डोस ऑपरेटिंग सिस्टम से ओरिजिनेटेड है। तो इसके अंदर जब इसको हम ऑपरेट करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, तो कुछ कमांड्स होती है या फिर कुछ फाइल्स के थ्रू हम जो .com फाइल्स है, फाइल फॉर्मेट है, उसे हम ओपन कर सकते हैं। लेकिन जो .exe है उनका एक अपना ही अलग इंस्ट्रक्शन और इनिशियलाइजेशन प्रोसेस है। ओके, ये .com जो फाइल्स होती है इनके अंदर प्रोग्राम, डाटा या स्टैक सभी जो होते हैं वो एक ही सेगमेंट में होते हैं, मेमोरी सेगमेंट में होती है। लेकिन जो .exe फाइल्स होती है इसके अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, अलग सेगमेंट्स होता है कोड के लिए अलग सेगमेंट होता है, डाटा के लिए अलग सेगमेंट होता है, स्टैक के लिए। अब बात करते हैं हेडर की। जो .com है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में ही से ही ओरिजिनेट हुआ है, तो इसको हेडर की ज़रूरत नहीं है, हेडर फाइल्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो .exe है इसके अंदर हेडर फाइल्स की ज़रूरत होती है। ओके, इसके अंदर मैपिंग की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं साइज़ की। जो .com फाइल्स होती है वो कंपैरेटिवली स्मॉल होती है। क्यों होती है कंपैरेटिवली स्मॉल? क्योंकि इनके अंदर हेडर फाइल्स नहीं होती, अदर जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है किसी भी डोस ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जीक्यूट करने के लिए वो इनके अंदर पहले से होती है। ओके, लेकिन जो .exe फाइल्स है इनको अलग से हेडर फाइल स्टोर करनी पड़ती है, अलग से रिलोकेशन मैप स्टोर करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर पूरे प्रोग्राम्स जो होते हैं स्टोर होते हैं। इस वजह से .exe फाइल्स होती है वो कंपैरेटिवली लार्जर साइज़ की होती है। अब बात करेंगे रिलोकेशन की। जो .exe फाइल्स है उनके अंदर रिलोकेशन आइटम्स हो सकते हैं, लेकिन .com फाइल्स के अंदर रिलोकेशन आइटम नहीं होते हैं। ओके, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अभी मैं आपको सारा जो है बढ़ के बता देती हूँ। Origin. .com files originated from the DOS operating system, while .exe files are auto-executable files. Second point of difference है instruction. .com files contain computer instructions and are started with commands from other files, while .exe files have their own instructions and initialization. Memory segments. In a .com program, data, program code and stack reside in one segment. The .exe program can have multiple codes, data and a stack segment. Header information. .exe files contain more header information, a relocation map, a checksum and other information used by DOS operating system along with the other execution code. .com files do not require a file header. Okay, size. The .com files files are compact and are loaded slightly faster than the equivalent .exe files. This contain only the execution code. .exe program can be as large as available memory. Relocation. .exe फाइल्स में कंटेन रिलोकेशन आइटम्स, वेयरएज .com फाइल्स कैन नॉट। ओके, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप एंड तक वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कोई सजेशन है तो कमेंट कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगी अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।